चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के विकास क्रम के अंतर्गत अगला जो चीज़ें थी, अगली जितनी भी चीज़ें हम उसके बारे में यहाँ पे कवर करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में, और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो एमसीक्यूज होते हैं, उनको हम यहाँ पे हल करेंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा संविधान के विकास क्रम के अंतर्गत। पिछली क्लास और ये वाली क्लास कंप्लीट मिला के आपको देखने को मिलेगी संविधान के विकास क्रम, जो भारतीय संविधान है उसके बारे में। तो यहाँ जो भारत का संविधान है आपको देखने को मिला, पीछे हमने परिभाषा भी देखी और बहुत सारी चीज़ें देखें। तो भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज, यानी कि बहुत सारे गुणों से युक्त ये संविधान हम देख सकते हैं, जो अन्य अनेक देशों, जैसे कि खास तौर पर अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका हम देखें, उसके लिए एक प्रतिमान हो गया है। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया, बनाने का जो प्रक्रिया जो है, मुख्य उद्देश्य उसका क्या रहा है कि ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलाऊ व्यवस्थाएं मात्र ना होकर बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रखे, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिली। तो इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि अगर बात करें सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हमको देखने को मिलता है। तो ये 1940 में देखने को मिलता है। भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसके अधीन वर्ष 1937 में 11 ब्रिटिश प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें कांग्रेस की 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और 3 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी थी। परंतु क्या हुआ, अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। और जो त्यागपत्र है हमने पीछे देखे थे, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न जो संवैधानिक संकट था तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकताओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो इसके द्वारा जो है, इसके माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दूसरा था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में देखने को मिलता है। 22 मार्च 1942 को भारत आया और एक सदस्यीय आयोग था, जो कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा इसके नेतृत्व में भेजा गया था। और क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जिसकी स्थापना ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। और इसी में हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत जो है भारतीय संविधान बनाने की यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिली, मतलब ऐसा बोला गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इसको अस्वीकार भी कर दिया गया। फिर बेबल योजना 1945 में देखने को मिलती है। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबल के द्वारा यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून यहाँ देखिए 4 जून 1945 को इसकी घोषणा की गई। ठीक है, और इसे ही बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा शिमला सम्मेलन आपको देखने को मिलता है 1945 में, 25 जून 1945 को, और यह एक सर्वदलीय सम्मेलन था जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद हम देखें यहाँ तो भारत में जो है, भारत में आम चुनाव 1945 में ही देखने को मिलते हैं, जिसमें शिमला सम्मेलन के विफल हो जाने के पश्चात जो है उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटेन में जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और इसमें जो है क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में उदारवादी दृष्टिकोण वाली लेबर पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी। तो ये हमको देखने मिलता है। फिर आप देखिए कैबिनेट मिशन देखने मिलता है, जो कि 1946 में देख सकते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली के ने जो है 22 जनवरी 1946 को यहाँ पे देख सकते हैं 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन को भारत में भेजने का निर्णय लिया। और इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन, जिसके सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, और सर पैथिक लॉरेंस जो थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसके अलावा नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है, यहाँ देखिए अंतरिम सरकार का जो गठन है 1946 में देखने को मिलता है। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और अंतरिम सरकार में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, और इनके सहित जो है 11 अन्य सदस्य ने अपने पद की शपथ ली। ठीक है, इसके अलावा माउंटबेटन योजना हमको देखने को मिलती है। भारत में जो है तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियाँ, उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 को जो है पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी और सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत योजना को क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना कहा जाता है।
इसके अलावा हमको देखने मिलता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि हमने पीछे भी बात किए थे। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली थे, उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और इसके बाद जो सत्ता है उत्तरदायी भारत सरकार के हाथ में सौंप दी जाएगी। इसी के साथ में 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये सारी चीज़ हमको देखने में मिली। और यहाँ देखिए जो है पाकिस्तान और भारत दोनों जो है अलग अलग राष्ट्र के रूप में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पद लाया गया और उसके पद पर जो है यहाँ देखिए भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ब्रिटिश वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन हम देख सकते हैं, तो वो इसके पहले थे। इसके बाद संविधान निर्माण सभा जो है बनाने का अधिकार प्रदान किया गया दोनों जो राष्ट्र थे उनको, मतलब पाकिस्तान और भारत को। और इसके अलावा जब तक संविधान सभा का निर्माण नहीं हो जाता तब तक जो विधानमंडल है उसके रूप में कौन काम करेगा, संविधान सभा काम करेगी। ये सारी चीज़ हमने पीछे देख चुके हैं। इसके साथ ही हम अगर बात करें, यहाँ कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है जैसे संविधान सभा की। तो संविधान सभा सबसे पहले जो विचार आया था अपनाने का वो आया था यूएसए और यूएसए और रूस के द्वारा। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप से अपनाने का जो प्रयास या विचार किया गया था अमेरिका और फ्रांस के द्वारा किया गया था। और यहाँ हमारे भारत में भी अगर बात करें तो हमने जो है मतलब यहाँ पर संविधान सभा जो है उसको बनी वो, ठीक है, मतलब जो सर BN राव है संविधान सभा सलाहकार नियुक्त किया गया यहाँ पे। इसके अलावा हम देखें तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो सारी चीज़ हम यहाँ देखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आप देख लीजिए। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके नेतृत्व में, मतलब इनके उद्देश्य प्रस्ताव से इसका जो है माना जाता है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव में भावी संविधान की रूपरेखा थी। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे और इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के सभी लोगों को सामाजिक राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता तथा कानून और जो जो हमारी प्रस्तावना है वही सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। इसके अलावा कुछ प्रमुख समितियाँ हम देख लेते हैं। तो प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए संविधान सभा ने भारत के जो संविधान के निर्माण के लिए कार्य करने के लिए कई समितियों का गठन किया, जिसमें से मुख्य 8 बड़ी समितियाँ थी। तो कौन कौन सी थी, तो आप देख लीजिए यहाँ पे संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति इसके जो है जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे। इसके अलावा प्रांतीय जो संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति की अगर बात करें तो ये भीमराव अंबेडकर साहब। और इसके अलावा मौलिक अधिकारों से संबंधित और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति की अगर बात करें तो यहाँ हमको देखने मिलती है JB कृपलानी। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे समिति थी। और एक जो इम्पोर्टेंट हमारी है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, PR अम्बेडकर। और बाकी जो थे KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र है, DP खेतान है, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो सदस्य थे इसके थे। इसके अलावा हम यहाँ बात करें तो संविधान का जो है निर्माण और लागू होना। तो संविधान का निर्माण और लागू होने की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते, देखिए भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान की प्रथम बैठक हमको देखने को मिलती है 9 दिसंबर 1946 को। और ये जो है नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जिसे वर्तमान में संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, इसमें हुई थी। और इस बैठक में संविधान सभा के वरिष्ठतम जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष और HC मुखर्जी तथा BT जो कृष्णमाचारी है उसको उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की जो कार्यवाही है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई और साथ ही 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान के प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया। 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार भारतीय संविधान निर्माण में जो है कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हम देख सकते हैं 24 जनवरी 1950 को ही, और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसमें, जो संवैधानिक विकास क्रम है उसमें हमने ये देखे बेसिक चीज़ें। हाँ, इसको हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, हालांकि देखिए ओवरव्यू देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम यहाँ देखिए सारा ओवरव्यू हमारा कंप्लीट हो गया।
यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी, और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी, और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमबीबीएस प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएस 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएस फिल्म्स एंड मेंस दोनों के लिए है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और एक मास से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो एक मास से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। तो यहाँ हम अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। तो अभ्यास प्रश्नों में हम देखेंगे विगत वर्षों में कुछ आए हुए, जो कि आईएएस, पीसीएस, अन्य जो स्टेट है, एमपीपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, इन सभी जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को हम यहाँ देखेंगे, उनके आंसर देखेंगे, और कुछ मॉडल क्वेश्चन जो कि भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। तो इनमें हम देखने वाले हैं एक एक करके सारी चीज़ें। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान में उद्देशिका में जो है उसमें उपस्थित नहीं है। तो देखिए उपस्थित कौन कौन से नहीं, देखिए विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, इसके अलावा अगर बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, परंतु यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है, उसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये देखने को मिलता है, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, इन सभी की स्वतंत्रता, अवसर की समता, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का वर्णन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। तो निर्माता का जो मत है किस में प्रतिबिंबित होता है, देखिए मूल अधिकार में नहीं होता, राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी इसमें नहीं होता, मूल कर्तव्य इसमें नहीं, तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में ये जो है प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, जो निर्माताओं का मत है, क्योंकि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सार हम देख सकते हैं शुरू का, वो क्या कहलाता है, जिस्ट हम बोल सकते हैं उद्देशिका, यानी कि जो प्रियम्बल होती है, प्रस्तावना होती है, उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। तो रेड क्लिफ समिति हमको देखने को मिलता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको यहाँ पे बनाने के लिए, और यहाँ हम देखें तो यहाँ जो है इससे संबंधित भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित करने के लिए, तो इसका जो है राइट आंसर सी होगा। ठीक है, तो रेड क्लिफ समिति आप देख सकते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच में, मतलब सीमा रेखा खींचने के लिए। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ सर्वप्रथम प्रस्तुत करने की अगर बात करें तो यहाँ पे स्वराज पार्टी के द्वारा ये काम किया गया था 1934 में, स्वराज पार्टी इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, इसके अलावा भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हम देख सकते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष, फिर 13 को उद्देश्य प्रस्ताव पर जो है संविधान की जो अगली सभा है वो हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और फिर उसके बाद जो है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। संविधान सभा के सम्मुख जो संविधान है उसके प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था, और उद्देश्य प्रस्ताव किस पर था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये काम किया गया था। तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के जो संविधान है उसका निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये जो है निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा। हालांकि दोनों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा इसका जो है विरोध किया गया था। अच्छा, क्रिप्स मिशन कब आया था, इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत के संविधान का प्रारूप जो है तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था।
तो किसके द्वारा चुना गया था? ये चुना गया था देखिए विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इसको चुना गया था। किसको? संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को। ठीक है, ये आपका आंसर है सी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए निर्वाचन कहाँ से हुआ था इनका? इनका निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। बी नंबर का राइट आंसर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष देखिए, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अगर देखें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को, परंतु 11 दिसंबर को जो बैठक हुई 1946 में उसको उसमें जो है स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया स्थायी अध्यक्ष के रूप में। निम्न लिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ये देखिए सही वाला हमको चुनना है। तो सही वाला देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, देखिए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और देख लेते हैं भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947, ये गलत। भारत संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये 26 नवंबर को किया गया था 1949 को, ये भी गलत। जवाहरलाल नेहरू एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, ये भी गलत। तो हमारा ए नंबर का बस राइट आंसर है। 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। भारतीय संवैधानिक विकास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते, देखिए हम देख सकते भारत सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे, ये गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ये भी गलत। ठीक है, इसके अलावा उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, ये भी गलत। प्रांतीय विधानसभा द्वारा, ये हमने अभी देखे थे और यही इसका राइट आंसर है। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे भारतीय संवैधानिक विकास के संदर्भ में। प्रांतों से जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कहाँ से निर्वाचित हुए थे? वो हुए थे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक है, संविधान में जो है वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद के द्वारा। सी नंबर का राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो यहाँ पे हमको देखने मिलता है ये 15 थी। ठीक है, भारत के संविधान के जो निर्माण है उसमें कितनी अवधि लगी? तो इसमें लगी थी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। 1939 में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए कुछ कारण थे, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध भी था और बहुत सारी। तो यहाँ देखिए कांग्रेस जो था, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य जो है कर सकना असंभव हो गया था, ये भी मतलब यहाँ पे राइट होगा। सॉरी, यहाँ जो है ये गलत है। कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, तो ये भी गलत है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये इसमें जो है 5 प्रांतों में जो है इसने सरकार बनाई थी। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी गलत है। तो यहाँ हम देखें तीनों गलत है, यानी कि उपरोक्त कथनों में से ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ देखिए, जैसे अगर बात की जाए 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था, क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो हमारा डी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है संविधान सभा की संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि हमने अभी देख चुके हैं। संविधान जो है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू होने की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 26 जनवरी 1950 को, पर अंगीकृत की अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 की अगर बात आएगी यहाँ तो। ठीक है, फिर यहाँ सूची दी है, देखिए सूची की अगर बात करें तो यहाँ देखिए हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो यहाँ हमको देखने को मिलता है, देखिए एच.सी. मुखर्जी यहाँ देखने को मिलता है ये। उसके बाद हम देख सकते हैं प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य, ये हम देख सकते हैं के.एम. मुंशी। इसके बाद यहाँ देखिए राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य ये थे कौन? बी.टी. कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो ये संघ के थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए कौन थे? देखिए एन गोपालास्वामी अयंगर थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे। ठीक है, इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी नहीं थे। तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे सही होगा।
संविधान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस योजना आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी बी नंबर, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ये जो है संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो ये कब किया गया था? 29 अगस्त 1947, यानी कि देखिए ये वाला राइट आंसर डी नंबर का। उसके बाद संविधान सभा के सदस्य जो है प्रतिनिधियों का चयन किस प्रकार किया गया था? तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पे जो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और देशी रियासतों के राजाओं द्वारा जो है मनोनीत यहाँ पे देखने को मिलता है। सी नंबर का राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। तो यहाँ देखिए हम देख सकते हैं JB कृपलानी की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित थे? ये झंडा समिति से संबंधित थे। उसके बाद हम देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित थे। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू किससे संबंधित थे? ये राज्यों के लिए समिति से, और राजेंद्र प्रसाद जो थे संचालन समिति से संबंधित थे। तो यहाँ पे हम देखें तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। संविधान सभा के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन जो है सही वो वाले हमको बताना है। तो यहाँ देखिए इसने जो है मई 1949 में कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता की पुष्टि की, बिल्कुल सही। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, बिल्कुल सही है ये। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया, ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर 1, 2, 3। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कुल कितने सत्र आयोजित किए गए? तो ये सत्र मतलब जो अधिवेशन है उसकी बात करें तो यहाँ देखिए 12 हमको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव को नियुक्त किया गया, ये हमने देख चुके हैं। लिखित संविधान का प्रारूप सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो ये USA, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। बी नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम का भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो सबसे अधिक प्रभाव जो हमको देखने को मिलता है भारत शासन अधिनियम 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि 1935 को हमको देखने को मिलता है। राइट आंसर बी है। भारतीय संविधान का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? सुलेखन जो है किसके द्वारा किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। तो ये जो है बी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर है। फिर सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जगजीवन राम की अगर बात करें, जगजीवन राम किससे संबंधित थे? ये थे जो हमारी मंत्रिमंडल था उसमें श्रम मंत्रालय से संबंधित थे जगजीवन राम। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित थे। इसके बाद हम देखें तो हम देख सकते हैं, देखिए R.K. षणमुगम शेट्टी, ये वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्रालय से संबंधित। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री। तो यहाँ पे ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है इसका। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की जो उपसमिति थी उसका अध्यक्ष जो है निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो एक देखिए अल्पसंख्यकों की मुख्य समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, परंतु उप समिति जो थी उसमें हमको देखने को मिलता अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी हमको देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से 1946-1947 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे। तो वित्त मंत्री कौन थे 1946-47 में? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान थे, ए नंबर का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक मनु की संज्ञा प्रदान की गई है? तो आधुनिक मनु के रूप में हमको देखने को मिलता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, सी नंबर का राइट आंसर है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो ये था प्रतीक यहाँ पे हाथी। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका था? ये था आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स, ए नंबर का राइट आंसर। निम्नलिखित में से संविधान सभा में जो है शामिल महिलाओं में से किसने जो है मध्य प्रांत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में किया था? तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है राजकुमारी अमृत कौर, इसका राइट आंसर है डी। वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया, मतलब बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था सी नंबर का राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यहाँ पे जो है प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया था कांग्रेस की। क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव की किसके द्वारा बाद की तिथि का चेक, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना की गई? तो ये कही गई है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे?
तो कौन शामिल नहीं थे भारतीय संविधान सभा में? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, हृदयनाथ कुंजरू भी शामिल थे, पुरुषोत्तम दास टंडन भी शामिल थे। तो यहाँ पे जो है के एम पणिक्कर यहाँ पे शामिल नहीं थे। डी नंबर का राइट आंसर होगा। तो ये तो थे हमारे संवैधानिक भारतीय संवैधानिक विकास क्रम के अंतर्गत दो क्लास हमारी यहाँ पे हो गए, दो सारे दोनों टॉपिक हमारे कभी कवर हो गए हैं, दो भाग में था। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, एंड्रॉयड स्टोर में जाकर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ आपको सीक्वेंस में मिलेगी, लेक्चर भी और पीडीएफ भी। तो इसके बाद का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी, और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी, और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर्स की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहा है अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 मार्च से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो 1 मार्च से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट।